अच्छा, तो आज हमने थोड़ा सा ये देखना है कि क्योंकि हम ये बात जो है ना ये पहले कर चुके हुए कि जो हम जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं हम उनको बाइनरी कंप्यूटर्स जो है ना वो कहते हैं। बाइनरी कंप्यूटर्स का मतलब जो है वो क्या है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसमें कि सिर्फ दो नंबर है, 0 और 1। तो ये उस पे जो है ये बेस करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना जो है वो आसान होता है। वो इस तरह से कि आपको सिर्फ एक स्विच चाहिए। एक स्विच में सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, ऑन की और ऑफ की स्टेट होती है। तो उसके ज़रिए आप इस लॉजिक को इजीली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब ये होता है कि जो भी आप कंप्यूटर पे जो भी चीज़ कर रहे होते हैं इनसाइड द कंप्यूटर वो इस तरह से बाइनरी फॉर्म में होती है। तो इसमें ज़ीरो का मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ करंट, और वन का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ, सॉरी, ज़ीरो का मतलब है कि एब्सेंस, और वन का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ करंट। तो इस तरह से अगर आप ऑन ऑन रखेंगे तो ये दैट्स मीन के ऑन स्टेट में स्विच होगा तो इसका मतलब है कि वो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऑफ स्टेट में होगा तो ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी इसके कुछ एग्जांपल्स हम जाके आगे चल के हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से इस लॉजिक को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक जो तरीका है वो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये आपको पता है कि जो कैपेसिटर्स होते हैं ये चार्ज जो है वो स्टोर करते हैं। इनका पर्पज होता है कि चार्ज स्टोर करना। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये चार्ज अगर ये स्टोर कर रहे हैं, इसमें फुली चार्ज हैं, ये यहाँ तक इनका चार्जिंग लेवल है, तो हम कह देंगे कि इसके अंदर वन स्टोर है। और अगर ये अनचार्ज है यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो फिर हम इसमें कह देंगे कि जीरो स्टोर है। इस तरह से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। तो आप ये हमने हिस्ट्री में थोड़ा सा देखा था कि सबसे पहले जो स्विचिंग डिवाइस जो यूज़ हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो उसका नुकसान ये था कि वो काफ़ी साइज पे बड़ी थी। तो और इसके अलावा ये था कि हीट का भी उसका मसला था कि हीट बहुत जनरेट करती थी, पावर बहुत कंज्यूम करती थी। तो इस वजह से शुरू शुरू के जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनमें इस्तेमाल हुए। उसके बाद फिर एक बेटर इससे कंपोनेंट जो है वो बन गया जिसको कि हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो अब भी कंप्यूटर्स में जो है वो ट्रांजिस्टर ही है, स्विच जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये बाकी इसकी डिटेल जो है वो देख लेते हैं। कंप्यूटर द बाइनरी मशीन, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। Everything inside the computer is represented by zero and one. Physically, binary logic is implemented by switches. Transistor is a semiconductor switch. It has only two states, zero and one. सर And स्क्रीन शो नहीं हो रही। every computer has uh, सर एक आध स्टूडेंट का इश्यू था मेल से ज्वाइन करने का, तो काइंडली उसे लेट इन कर दें पर्सनल मेल से। अच्छा, यस। तो इसमें क्या है कि हर कंप्यूटर में जो है उसमें जो नंबर ऑफ उसको कहो कि दोबारा करे, ओके सर। दोबारा रिक्वेस्ट भेजे। A large number of transistors beside the other electronic components. तो टेक्निकली ये चीज़ होती है कि जो पावर ऑफ कंप्यूटर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ज़्यादा होंगे इसका मतलब है कि उतनी कंप्यूटर की जो पावर है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या है कि इस तरह से जो है हम इसको जो है वो एक क्वेश्चन आपके दिल में आएगा कि जो बेस 10 का सिस्टम है, जिस तरह जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं जिसमें 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक, हम उसको जो है वो यूज़ क्यों नहीं करते। तो उसमें फ़र्ज़ करें कि हम इस तरह से करते हैं कि इस तरह से भी हमने बात की कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक स्विच है जिसमें कि ऑन की और ऑफ की सिर्फ स्टेट है। तो अब ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं। ऑन का मतलब है कि करंट गुजरेगा, ऑफ का मतलब है कि करंट जो है वो नहीं गुजर रहा। तो इसमें इनकी आपस में कोई ओवरलैपिंग है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं है। एक तरीके का ये हो सकता है कि अगर हम ये डेसिबल सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि बेस 10 का सिस्टम होता है और उसमें 10 डिजिट्स होती हैं, अगर हम इनको यूज़ करते हैं
तो इसका जो इसका एक जो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक डिवाइस बनाएं, उसमें हम 10 वोल्टेज लेवल रखें। यानी कि सबसे पहले हम रखें कि ज़ीरो के लिए जो है वो हम लेट्स से 1 वोल्ट रखते हैं, वन के लिए या 0 वोल्ट कर लें। जस्ट एक एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। वन के लिए 1 वोल्ट, टू के लिए 2 वोल्ट, थ्री के लिए 3 वोल्ट। इस तरह से जो है वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। तो जिस तरह से वो फैन का रेगुलेटर होता है, तो आप चेंज करते हैं तो वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको भी जो है वो चेंज करके तो डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो जा सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिजिट्स को फिर आगे जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि इन स्टेट्स को आपस में डिस्टिंक्ट रखना जो है वो बड़ा मसला होगा। क्योंकि अगर किसी वजह से इस तरह से हो कि प्रॉपरली ये जो वोल्टेज ये ना हो, और अक्सर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में उसके अंदर इस तरह से हो जाता है कि अगर ये फर्ज करे कि ये ज़ीरो है, तो ये बिल्कुल ज़ीरो नहीं होता है, ये समथिंग लाइक 0.5 होगा, या इससे भी हायर जो जा सकता है, क्लोज टू 1 हो सकता है। उस सूरत में क्या होगा कि इन दोनों स्टेट्स के अंदर डिफरेंशिएट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कि अगर ये इवन 0.5 है या 0.6 है या इवन 0.8 तक हो जाता है किसी किसी खराबी की वजह से, तो इस तरह से दो जो कंजेक्टिव स्टेट्स हैं इनके दरम्यान में डिफरेंस करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल एक जो है एक प्रॉब्लम होगी। और ऐसा जो ऐसी जो अरेंजमेंट है, सबसे पहले तो ये अनरिलायबल होगी। और हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होगा कि आप दोनों स्टेट्स के दरम्यान में जो है वो कोई डिफरेंस जो है वो कर सके रिलायबल, मतलब इतना हो गया रिलायबली आप कह सकें कि कौन सी स्टेट है। उसकी बजाय जो ऑन ऑफ है ये ज़्यादा बेहतर है। इसको हम कई तरीके से हम इसको जो है वो जो बाइनरी लॉजिक है उसको कई तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऑन ऑफ के जरिए कर सकते हैं। कि वन ऑन है, ज़ीरो ऑफ है, फुली चार्ज वन है, फुली डिस्चार्ज जो है, ये भी जैसे मैंने आपको कैपेसिटर की एग्जांपल दी थी, तो वो फुली डिस्चार्ज है। तो मैग्नेटाइज आप कह सकते हैं कि अगर उसको आप मैग्नेटाइज कर लें, जिस तरह से हार्ड डिस्क है तो मैग्नेटिक डिवाइस है, तो उसमें इस तरह से करते हैं कि मैग्नेट को यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। कि अगर उसके दो दो अगर कंजेक्टिव सेल हैं और उनके जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो एक अरेंजमेंट में है, नॉर्थ ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये वन है। अगर साउथ ऊपर है तो इसका मतलब है ज़ीरो है। तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ज़ीरो या वन होते हैं उसको हम बिट कहते हैं। बिट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। इसका मतलब होता है, ये जो बिट है ये एब्रीवेशन है बाइनरी डिजिट का। तो सिर्फ एक ज़ीरो हो या वन हो तो इसको हम कहते हैं बिट कह देते हैं। बाइट इज कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। जो मिनिमम जो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो 1 बाइट को यूज़ करते हैं, और 1 बाइट के अंदर जो है 8 बिट्स होती हैं। ठीक है। तो ये इसके जो स्पेलिंग है BYT, ये बाइट है। और आमतौर पे इस तरह से करते हैं कि बाज़ जगहों पे अगर आप ख़ास तौर पे कहीं पे आप इंटरनेट की स्पीड या इस तरह से अगर आप देखें, तो वहाँ पे एक स्मॉल भी लिखा होता है, एक कैपिटल भी लिखा होता है। जैसे जो है वो इस तरह से होगा कि BPS होगा, दिस इज बिट्स पर सेकेंड। और जो अगर कैपिटल भी लिखा हुआ तो उसका मतलब है बाइट्स, बाइट्स पर सेकेंड। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। स्मॉल बी का मतलब है कि बिट्स, और कैपिटल बी का मतलब है बाइट्स। तो इसका मतलब है कि 1 बिट 1 सेकेंड में, या अगर 100 बिट्स हैं तो 100 बिट्स 1 सेकेंड में। तो बाइट का मतलब है कि जितनी भी बाइट्स होंगी मल्टीप्लाई बाई 8, तो फिर वो बिट्स में जो है वो आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसके लिए हमें अगर कंप्यूटर की वर्किंग को हमें अंडरस्टैंड करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो बाइनरी जो नंबरिंग सिस्टम है उसको जो है वो हम उसको थोड़ा अंडरस्टैंड जो है वो करें। तो ये डिफरेंट हमारे पास नंबर सिस्टम जो है वो होते हैं। अ, उसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं बेस 2 का सिस्टम है। फिर हमारे पास बेस 8 है, और फिर बेस 10 है, और बेस 16 है। बेस 2 में सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1। बेस 8 में 8 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेकर 7 तक।
और बेस 10 में जो है वो 0 से लेकर 9 तक जो है वो 10 डिजिट्स होती हैं। और बेस 16 में टोटल 16 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। फिर 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 15 तक। ठीक है, ये 16 होंगी ना टोटल। तो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होंगी, उसके बाद फिर हम ये अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, इस तरह से ये बाकी जो है ये बाकी 6 जो है ये इस तरह से करेक्टर्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो ये नंबरिंग सिस्टम, जैसे ये बेस 2 जो है ये हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में। बेस 8 भी यूज़ होता है, बेस 10 मोस्ट कॉमनली जो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, बेस 10 यूज़ करते हैं। और इस तरह से बेस 16 है, ये भी कंप्यूटर में भी यूज़ होता है। इसके अलावा और भी इसकी एप्लीकेशन जो हैं वो हैं। तो इसमें जो इसका रूल है वो ये है कि आपके पास जितनी ज़्यादा बेस जो सिस्टम है, ये जो है जो भी नंबरिंग सिस्टम है, इसमें जितनी ज़्यादा आपके पास डिजिट्स होंगी, तो उसका मतलब है कि उतनी उतनी आपको कम डिजिट्स चाहिए होंगी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, ये इसको मैं किस तरह से अभी हम आगे चल के जो है ना वो देखेंगे कि हमारे पास जैसे बेस 2 में 2 डिजिट्स होते हैं, 0 1। तो किसी भी नंबर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हमें ज़्यादा डिजिट्स जो है वो चाहिए होंगी। और इस तरह से जब आप बेस 8 पे जाते हैं तो उसमें उससे कम चाहिए होंगी, बेस 10 में उससे कम, और सबसे कम जो है वो बेस 16 में जो है वो चाहिए होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है वो 16 डिजिट्स जो है वो होती है। तो ये भी कन्वर्जन देखते हैं, फिर मैं इस सारे प्रोसेस को आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो बेस 2 का सिस्टम है, ये सारी इसमें इस तरह से होता है कि जब आप कोई नंबर देखेंगे जिसमें सिर्फ 0 एंड 1 है, इसके अलावा कोई और इसमें जो है नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर को दूसरे में बाइनरी से, जैसे डेसिमल में जो है वो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह यार से होता है कि जैसे रोशन बहुत ज्यादा है। जी और आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ तो बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मैं तो कोई नहीं कर रहा। मैं भी अपनी सेटिंग जो है ना वो आप चेक करेंगे। तो इसमें जो है वो ये है कि जैसे ये एक नंबर है, तो इसमें जो हर जो पोजीशन है, तो इसको इसको अगर आपने लेट्स से कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसको आप इस तरह से करेंगे कि हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर राइट साइड से इसकी जो पावर है वो आप देना शुरू करेंगे। जो राइट मोस्ट जो होती है डिजिट, उसकी सबसे पावर जो है वो लो होती है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इस तरह से जब आप आगे चलते जाएंगे तो इनकी पावर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अब आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 0 है तो ये इस तरह से 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 है, 2 रेज टू पावर 1 होता है, दिस इज 1 हो जाएगा। एंड दिस इज 2 रेज टू पावर 2 जो है 4 है, 4 इंटू 1। और 2 रेज टू पावर 3 जो है वो 8 है, 8 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। सो दिस इज 13 जो है वो नंबर है एक्चुअली। इस तरह से आप उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक ये तरीका है। इस तरह से अगर आपने किसी किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम एक डिवीजन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम इसको इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 आर 12, तो 1 आ गया। फिर 2 3 आर 6, 0 आ गया। और 2 1 आर 2 1 आर 2, और 1 रिमाइंडर बचा। तो ये जो है ना ये वाली सारी ये ये आपके वो बाइनरी नंबर है 1101। सो दिस इज द नंबर की जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। ईमेल सेंड होगी, उसको चेक करें ईमेल अपनी। ओके अच्छा, सर, इसी मैं तरह क्या से देखता हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जिसमें कि बेस 10 होती है, और हर नंबर जो है वो क्या होता है कि उसकी इसी तरह से जिस तरह से हमने बाइनरी में देखा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और आप बिल्कुल सेम ये देख लें कि यहाँ पे 2 की जगह पे 10 आ गया, और उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, और 10 की पावर आपने देनी है। 0 1 2 3 इस तरह से जो है ये जाएगा। तो आज आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये नंबर जो है ये नंबर आपके पास जो आएगा। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें
10 रेज टू पावर 3 जो है वो 1000 होता है, 0 रेज टू पावर ये 100 हो गया, ये 10 हो गया, एंड दिस इज 1, सो दिस इज 3000, 0 प्लस 50 प्लस 2, तो ये वाला नंबर जो है ये बनता है। इसी तरह से आप ये बेसिकली इसके पीछे जो रैशनल है वो सारा ये अभी हम देखते हैं कि कन्वर्जन किस तरह से हम कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि जो इसका आपको मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, उसको भी आप थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जो है उसको याद कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ से अगर आप देखें तो आप उसको जो है वो 2-3 मैं आपको उसके उसके शॉर्टकट्स जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपने देखना है कि कोई नंबर इवन है या ओड है, तो आप उसकी लास्ट जो राइट मोस्ट डिजिट है उसको देखें। अगर वो 0 है तो इसका मतलब है कि इवन नंबर है, अगर 1 है तो वो ऑड नंबर होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये जीरोज हैं, इसमें देखें ये 1-0 है तो इसका मतलब है ये 2 है, और उसके बाद जो है वो 1-1 है तो दिस इज 3। तो इस तरह से अगर आप कोई भी देखें तो जिसकी राइट मोस्ट सबसे जो राइट मोस्ट डिजिट है अगर वो 1 है तो इसका मतलब है कि वो जो है वो एक ऑड नंबर है, और अगर वो 0 है तो फिर इसका मतलब है वो इवन नंबर है। अच्छा, उसके बाद कुछ उसमें चीज़ें हैं कि जैसे अगर एक एक ज़ीरो एक बिट जो है वो अगर आप यूज़ करते हैं इसको, एक एक बिट को यूज़ करते हैं सिर्फ एक को, तो आप उसे सिर्फ 2 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर n, कि कितना कितनी बिट्स में आप कितने नंबर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो n जो है वो नंबर ऑफ बिट्स है। अगर फर्ज करें कि आप n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, यानी कि सिर्फ एक बिट को यूज़ करते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 1, तो 2 इसका मतलब है सिर्फ दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ 0 एंड 1। और अगर आप 2 रेज़ टू पावर 2 करते हैं, यानी कि तो दो बिट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें इसका मतलब है कि आप 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 नंबर कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि फिर अगला जो नंबर है 4, उसके लिए आपको 3 बिट्स चाहिए होंगे। तो ये देखें कि 3 के लिए आपको 1 जो है वो चाहिए, और फिर आपको जो है वो अगले नंबर के लिए 4 बिट्स चाहिए। और 3 डिजिट्स में मैक्सिमम जो नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 8 कर सकते हैं, वो भी इसी फार्मूले से आप देख सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 वो 8 होगा, तो 0 से लेकर 7 तक जो है वो आप 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। और एक अगर आप इस तरह से याद रख लें, जिस तरह से अभी हमने कहा था कि जब भी आपने किसी भी इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी से डिजिटल में, डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 2। तो उसमें अगर आप याद रख लें कि 2 की पावर कौन कौन सी होती है, 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, फिर 2 रेज़ टू पावर 2 जो है वो हो जाएगा 4, और 2 रेज़ टू पावर 3 जो है वो 8, फिर 16 आएगा, फिर 32, और फिर उसके बाद जो है वो 64, और फिर उसके बाद इस तरह से 128। तो ये टू टू की पावर्स के हिसाब से इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि चूंकि 2 रेज़ टू पावर 4 है ना, तो ये 16 है, 2 रेज़ टू पावर 5 जो है वो 32 है। तो इस तरह से आप जस्ट एक क्विकली जो है ना वो एक कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं कि आपको जो है ना वो कैसे आप एक नंबर को या गेस कर सकते हैं कि नंबर जो है वो क्या है। पहली तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये जो नंबर है ये आपने ये देखना है कि अगर 0 1 है तो इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर है, और अगर 0 है तो फिर इसका मतलब है क्या है, ये इवन नंबर है। तो इस तरह से आप जो है ना इस तरह भी गैस लगा सकते हैं। अगर आप इसकी तरफ ना भी देखिए तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जहाँ जहाँ पे 1 है ना, तो उनको अपने आपस में जो है वो ऐड कर देना आपने। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ ये 2 है, ये 1 है, 1 + 2 3 हो गया, और उसके बाद ये 0 है तो ये काउंट नहीं होगा। तो ये 2 और ये 4 था, ये 8 हो गया, 3 + 8 11, और 11 + 16 जो है वो 27। इस तरह से आप क्विकली जो है ना वो माइंड के अंदर भी जो कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये नंबर जो है ये क्या है। या एक तरीका और है कि इस तरह से इन नंबर्स को लिख लें, और फिर यहाँ पे 1 लिखें, 2, 4, 8 और 16, और जिनके नीचे 1 है ना उनको आपस में ऐड कर दें। 16 + 8 24, 24 + 2 26 और 27। ये इस तरह से होगा। जो 0 वाला है उसको ऐड ना करें, क्योंकि वो 0 × 4 होगा तो वो 0 के बराबर ही आएगा। तो ये जो शॉर्टकट तरीके हैं, मैं उसका प्रॉपर वे जो है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये एक तरीका है।
अगर आपके पास बाइनरी नंबर है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का, ये भी मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा था कि आप इस तरह से ये टेबल सा बना लें, इसको चाहे याद कर लें, और उसके बाद आपने क्या करना क्या है कि इस तरह से बेस टू रिप्रेजेंटेशन लिख लें ऊपर, सबसे ऊपर 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 4 इस तरह से। फिर उनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 1 2 4 8, और उसके बाद इस तरह से है कि जिनके नीचे जीरो है ना, उनको नहीं आपने ऐड करना, जिनके नीचे वन है उनको आपस में ऐड कर लें। तो ये हो जाएगा 128 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 1, दिस इज 145। इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। और अगर डेसिमल से करना है बाइनरी में, तो उसका उसका भी इसी तरह से जो है वो एक ये वाला तरीका है जो ये अभी हमने पीछे टेबल वाला देखा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका है जिसको डिवीजन मेथड कहते हैं, वो भी अभी मैंने आपको बताया था, मैं आपको दोबारा जो एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो ये टेबल वाला मेथड है, इसमें आपने क्या करना है कि इतना ये दो दो पहले दो कॉलम्स आपके पास होंगे। अब आपके पास एक नंबर है 35, तो उसको आपने जो है वो क्या करना है कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आपने देखना है कि 35 से छोटा नंबर हो। ये जो पूरा टेबल बना हुआ है ना, इसमें इसमें आपने देखना है, यहाँ पे देखें कि 35 से छोटा हो, लेकिन ये है कि जो इनसे 35 से छोटा है उनमें सबसे बड़ा हो। तो आप देखेंगे 35 से 32 भी छोटा है, 16 भी है, 8 भी है, लेकिन इनमें बड़ा कौन सा 32, तो आप उसके नीचे 1 लगा दें। अच्छा, उसके बाद आपके पास कितने बच गए, 3 बच गए आपके पास। अब आपने देखना है कि जब आप 35 माइनस 32 करेंगे तो 3 बचा। अब आपने देखना है कि 3 से छोटा हो, लेकिन जो छोटे हैं उनमें सबसे जो है ना वो बड़ा हो। तो 3 से 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, लेकिन 2 सबसे बड़ा है। उसके नीचे 1 जो है वो आप लिख दें। फिर 3 - 2 करेंगे तो बाकी आपके पास 1 बचा, तो 1 के नीचे 1 लगा दें, और बाकी सबके नीचे आप 0 लगा दें। तो इस तरह से आपके पास जो डेसिमल नंबर, जो बाइनरी नंबर आपके पास आएगा, वो आपके पास ये जो आएगा, दिस इज द 35। ये 35 की जो है वो बाइनरी। दूसरा जो मेरे ख्याल में जो तरीका शायद आपको ज़्यादा आसान लगेगा, उसको हम डिवीज़न मेथड कहते हैं। डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं कि इस तरह से इसको लिखा 35, इसको 2 से डिवाइड किया। तो जब भी आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 या 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये हो जाएगा 2 17 = 34 और 1 रिमाइंडर बचा। फिर उसके बाद 2 8 आर 16, फिर 1 रिमाइंडर। ओके, सॉरी, वो मेरे ख्याल में लाइट हमारी अचानक चली गई है। मैं आपको इसको डिवीजन मेथड के बारे में जो है, बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, जी आ रही सर। है। अच्छा, तो इस तरह से हम कर रहे थे 2 रेज़ टू पावर 16, और ये था फिर 1, 2 रेज़ टू पावर 8, ये भी 1 था, 2 4 आर 8, 0 आ गया, और 2 4 आर, ये भी 0 आ गया, और 2 1 आर, तो इस तरह से आ गया। अब आपका ये जो है ना, ये सारे नंबर जो है, ये आपका डेसिमल नंबर है, सॉरी बाइनरी नंबर जो है वो आपका ये है 100011। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से जो है वो आप इसको इजीली जो है वो कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, और बाइनरी से डेसिमल में भी। ओके, तो उसमें हम फिर हम बोलते हैं कि जी डाटा रिप्रेजेंटेशन की हम जो है वो बात करते हैं। तो होता क्या एक्चुअली, जो जो आपको जो है वो मेरे ख्याल में ये एक हिडन प्रोसेस होता है, लेकिन ये हो रहा होता है, और आप मतलब जब भी हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़ हो रही होती है। तो उसमें क्या है कि जैसे हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, तो उसके ऊपर जो है वो नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स जो है वो बने होते हैं।
तो इनफैक्ट क्या होता है कि जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि कीबोर्ड क्या करता है कि उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, और जब फिर वो कंप्यूटर के अंदर जब उसको एक्चुअल वो जाता है कंप्यूटर के अंदर तो वो बाइनरी फॉर्म में होता है। जैसे ये यहाँ पे बताया कि जी उसका एस की कोड जो है, ये भी एस की के बारे में जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि एस की क्या है। तो उसका एस की कोड जो है वो कंप्यूटर में फीड होता है, डी कंप्यूटर में नहीं जाता। लेकिन जब कंप्यूटर हम उसको डिस्प्ले डिवाइस पे देखते हैं तो फिर वो दोबारा उसकी रेंडरिंग होती है इनटू ह्यूमन। तो ये एक शिफ्टिंग होती है फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म टू मशीन रीडेबल फॉर्म, और उसके बाद मशीन रीडेबल से दोबारा ह्यूमन रीडेबल। तो इनसाइड कंप्यूटर ये सारा क्या होगा, ये इस तरह से बाइनरी फॉर्म में जो है ये होगा सारा। जिस तरह से ये आपने ये बाइनरी देख रहे हैं तो इस तरह से जो है वो होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने कुछ इनकोडिंग स्कीम्स बनाई हुई हैं। इनकोडिंग स्कीम्स का जो है पर्पस जो है वो ये है कि इसके जरिए जो है वो आप अपना डाटा जो है उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। उसमें एस्की है। एस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सबसे आप कह लेंगे पुरानी और रिलायबल है, ये भी यूज़ हो रही है। फिर एप्टिक, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये आईबीएम जो है वो अपने कंप्यूटर्स में, अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करता था। अब ये नहीं इतनी इस्तेमाल होती। जो शुरू के अर्ली कंप्यूटर्स थे, अर्ली डिजिटल कंप्यूटर थे, उसमें यूज़ होती थी बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। और जो आजकल यूज़ हो रही है उसको हम कहते हैं यूनिकोड। यूनिकोड स्कीम जो है ये यूज़ हो रही है। तो इनके बारे में ब्रीफली जो है वो हम देखते हैं। तो एस की बेसिकली क्या है कि ये आप कह लें कि मोस्ट पॉपुलर स्कीम है। और इसमें जो है वो इस तरह से है कि क्योंकि जब ये स्कीम स्टार्ट हुई तो उस वक्त कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 7 बिट्स जो है ना वो यूज़ की। हालांकि एक बाइट के अंदर जो है वो 8 बिट होती हैं, तो इन्होंने जो है वो 7 बिट्स जो है ना वो यूज़ की। तो 7 बिट्स में जो है ना हम मैक्सिमम 128 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हम इस तरह से देख सकते हैं कि 2⁻7 करें तो ये 128 के जो है वो बराबर होता है। तो इसमें अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कि जो है वो जो 8 बिट है वो उसको हम पैरिटी बिट के तौर पे यूज़ करते हैं कि कोई एरर वगैरह चेक करने के लिए। तो ये हमारे पास पूरा जो है ये मैं आपको चार्ट पहले दिखाता हूँ। जो इसका जो है वो चार्ट है, ये पूरा इसका जो है ये चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 से लेकर ये है 127 तक। तो 128 टोटल जो है ना ये सारे नंबर है। इसमें से ये जो है ना फर्स्ट 32 है यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ये जो पहली पहली रो है, इनको हम कहते हैं कंट्रोल करेक्टर्स कहते हैं। ये सारे जो है इनको हम कंट्रोल करेक्टर्स जो हैं वो हम कहते हैं। अच्छा, ये डिस्प्ले नहीं होते, ये बेसिकली कमांड्स वगैरह देने के लिए जो यूज होते हैं। उसके बाद जो 32 है, यहाँ पे ये देखें 32 स्पेस इज आल्सो ए करेक्टर। तो स्पेस जो है वो करेक्टर है, वो भी उसके लिए भी डेसिमल कोड है विच इज 32। तो ये देखें ये 32 जो है उसका ये स्पेस का है। और फिर इसके बाद जो है ना वो प्रिंटेबल करेक्टर स्टार्ट होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे प्रिंट हुए नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसमें स्पेशल करेक्टर्स हैं, इसमें नंबर्स हैं, और इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे कैपिटल ए है तो उसका उसका जो कोड है वो 65 है। और उसके बाद जो स्मॉल ए है, जो लोअर केस में है, उसका जो 97 है। और बाकी भी हर, अगर आप देखें तो हर एक नंबर के लिए और हर स्पेशल करेक्टर के लिए जो है वो एक कोड जो है वो डिफाइन है। अब होता ही है कि ये सारे आप देख सकते हैं कि सारे जो है ना कीबोर्ड पे मौजूद होते हैं। तो जब भी आप कोई स्पेशल करेक्टर या जो करेक्टर है वो या नंबर कोई अगर आप करते हैं, कोई ब्रैकेट करते हैं, जैसे ये पैरेंथेसिस देख लें या जो भी है, तो जब भी आप करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि उसका जो एस्की कोड है वो कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है। तो ये आप देख लें कि ये सारे उनके एस्की कोड्स हैं और ये अभी भी यूज हो रहे हैं इंग्लिश। ये जो सारे के सारे जो एस्की कोड हैं ये एज इट इज अभी भी इनको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बाकी ये जो है ये सब चीज़ें जो है ये मैंने आपको जो है वो मैंने आपको ये बता दी है। ये फर्स्ट 32 जो कोड्स है, जीरो से लेकर 31 तक, ये जो है इनको इनको कंट्रोल करेक्टर्स कहते हैं।
और उसके बाद फिर 32 जो है वो स्पेस का है, और स्पेस के बाद जो है बाकी जो है 33 से लेकर 126 तक सारे जो है वो प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं। ठीक है जी, सो दिस इज द एस्की कोड। और उसके बाद फिर एप्टिक हमने यूज़ की थी। एप्टिक इज अ बाइंडिंग कोड फॉर अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक करेक्टर्स दैट IBM developed for its large operating system. Each alphabet or numeric character is represented with an 8-bit number. Uh, तो 1 बाइट का होता है, तो 256 पॉसिबल करेक्टर्स जो है वो आप उसको उससे शो कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो कि इसमें तकरीबन सारे करेक्टर्स उसी तरह के हैं जिस तरह से एस्की में है, लेकिन कुछ जो है वो डिफरेंट है। और ये आमतौर पे जो है वो ये जैसे ये C1 है, C1 ये C फॉर हेक्साडेसिमल का C है ये। उसमें आपको मैंने बताया था ना, हेक्साडेसिमल में जो A है वो 10 है, और B जो है वो 11 है, और C जो है वो दैट इज 12। ठीक है, तो ABC, D जो है वो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अगर आप इसको देखें तो दिस इज आल्सो, ये देखें तो ये 12 है, 8 + 4 तो ये 12 हो जाएगा, बाकी ये 0 है। तो इसके अलावा क्या है कि ये सिर्फ इसकी ये ज़्यादा नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि सिर्फ IBM ही इसको ज़्यादा यूज़ करता है, और IBM से बाहर ज़्यादा जो दुनिया है वो एस की जो यूज़ करती है। तो एस की इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है। BCD एक पुरानी स्कीम थी, और ये सिर्फ नंबर्स के लिए थी, और इसके ज़रिए सिर्फ हम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये BCD अब भी जो हमारे जो ये पॉकेट कैलकुलेटर्स हैं उसमें भी यूज़ होती है। तो इसमें 0 से लेकर जो 9 तक अ, जो डिजिट्स है उनको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़रा सिंपल है, ये काफ़ी जो है वो सिंपल है। जैसे अगर आप इसको देखें तो ये 3D का मतलब है कि D फॉर डेसिमल और B फॉर बाइनरी। तो इस तरह से 9D का मतलब है कि 9 फॉर डेसिमल, 9 डेसिमल का है, और ये B जो है ये बाइनरी का है। तो अगर आपने कोई दो नंबर्स को इकट्ठा करना है, जैसे 43 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि 4 की बाइनरी लिखें और 3 की बाइनरी लिखें। तो दिस इज फॉर 4, लेकिन उसके लिए आपने 4 बिट्स जो है वो इस्तेमाल करनी है। अगर वो कम बिट्स यूज होती हैं, 4 से कम बिट्स यूज होती हैं, तो उसमें फिर आपने क्या करना है कि उसके लिए जो है वो आपने उसका उसका भी तरीकेकार जो है वो ये है कि आपने एक्स्ट्रा राइट लेफ्ट साइड पे एक्स्ट्रा 0 लगा देने। जैसे 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ तीन जो है वो बिट्स चाहिए, तो 1 बिट इसके लेफ्ट पे एक्स्ट्रा लगा दे। 3 के लिए सिर्फ आपको 2 बिट्स चाहिए, तो आप 2 बिट इसके लेफ्ट पे एक्स्ट्रा लगा दें। इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। और ये जो है वो अभी भी जो है वो बायोस में यूज होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर के अंदर बायोस होती है। इसके मतलब आगे चल के थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे ज़रा कि बायोस क्या होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको हम कहते हैं। और ये बेसिकली जब आपका कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ होता है, तो जब आप उसको फिर दोबारा ऑन करते हैं तो उसमें इसका जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर ये बायोस ना हो तो फिर आपका कंप्यूटर जो है वो ऑन नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो यूनिकोड है। यूनिकोड स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कोड। और ये एक्चुअली दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाई थी। एक को हम यूनिकोड कंसोर्शियम कहते हैं, और दूसरे ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यूनिकोड कंसोर्शियम में क्या है कि इसमें जितनी भी कंप्यूटर के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे डेल है, HP, IBM और इस तरह की कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज फिर मिल गई और इन्होंने फिर एक यूनिकोड कंसोर्शियम बनाया है। इसका पर्पस ये था, उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं क्या था, कि जो एस की कोड है इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम आप 128 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें से भी जो 32 हैं वो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं। तो प्लस इसमें एक डेल का भी है, उसको भी आप निकाल लें। तो इस तरह से जो है ये कह लें कि बहुत लिमिटेड है, और मजीद इसके अंदर गुंजाइश नहीं है कि आप इसमें मजीद और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके करेक्टर्स को भी आप जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए फैसला किया गया है कि जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए। तो उसके लिए फिर इसके डिफरेंट वेरिएंट्स तैयार किए गए। एक इसका वेरिएंट है जो कि 8 बिट का है, फिर उसके बाद 16 बिट्स का इसका वेरिएंट है, और फिर जो सबसे हाईएस्ट है वो 32 बिट का।
तो इसके जरिए ये हुआ है कि जब आप नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करते हैं तो उससे फिर ये फायदा होता है कि आप और लैंग्वेजेस के जो करेक्टर्स हैं उनको भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब उसमें क्या है कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये है कि यूनिकोड का उसमें तकरीबन 1,07,000 से ज़्यादा करेक्टर्स हैं और तकरीबन 90 जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं या लैंग्वेजेस हैं उनको जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब आप देखें कि अब आप कभी आप थोड़ा सा गौर करें तो मे भी आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर नहीं है, लेकिन हमने इसको देखा है कि जब हमने किसी ज़माने में उर्दू में टाइप करना होता था तो हम क्या करते थे, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे जिसका नाम था इन पेज। ये इन पेज एक सॉफ्टवेयर था, इसको हम उर्दू टाइप के लिए इस्तेमाल करते थे। तो क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह है इसमें हम उर्दू में टाइप जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि करेक्टर्स रिप्रेजेंट नहीं होते थे। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं कि आप जो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें आप डायरेक्ट उर्दू में जो है वो टाइप कर सकते हैं। सिर्फ आपको कीबोर्ड उसका उसका जो है वो जो उसका करेक्टर सेट है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वो इजीली डाउनलोड हो जाता है, उसमें कोई इतने मसले वाली बात जो है वो नहीं है। तो अब आप किसी भी लैंग्वेज में, लिटरली किसी भी लैंग्वेज में जो है वो आप जो है वो इसमें जो है वो टाइप कर सकते हैं। और उसकी वजह क्या है कि ये यूनिकोड की वजह से, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो करेक्टर और ये सारे क्रॉस डिवाइसेस यूज़ हो रहा है, मोबाइल्स पे भी, लैब कंप्यूटर्स पे भी, सब पे जो है इसको जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो इसकी जो वर्जन है उसमें एक ये जो बेस वर्जन है उसका वो UTF-8 है, उसको भी UTF-8 कहते हैं। ये समझ लें कि पुराना ASCII जो है वो इसके अंदर उन्होंने अकोमोडेट कर दिया है। फिर जो उसके अगले वर्जन हैं वो 16 बिट का वर्जन है जिसको UTF-16 कहते हैं, और फिर UTF-32 है। ये यहाँ तक इनकोडिंग स्कीम होगी। तो उसके बाद फिर हमने जो है वो थोड़ी सी बात की थी, चार्ल्स बाबेज की बात की थी। तो उसमें हमने जो है मैंने आपको बताया था कि इसको कहते हैं जी फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। तो उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि इसने जो अपने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पेश किया था मोर और लेस उसी आर्किटेक्चर पे जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं वो बने हुए हैं। और एक चीज़ जो इसने बहुत जिसको आप क्या कहते हैं रेवोल्यूशनरी या अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे जो इसने प्रपोज की थी वो प्रोग्राम था कि कंप्यूटर्स को आप क्या कर सकते हैं, उनको प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हैं और फिर बाद में आपको उसको साथ साथ क्योंकि पहले जो कंप्यूटर्स थे उसमें ये था कि उसको आपको चलाना पड़ता है। जैसे अगर आप लेट्स से कि आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो अब तो खैर ऑटोनोमस व्हीकल्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, लेकिन जनरली क्या होता है कि आप गाड़ी को आपको ड्राइव करना पड़ता है, उसको साथ साथ आपको इनपुट देनी पड़ती है कि आप उसने क्या क्या कैसे काम करना है, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकती। तो इसी तरह से कंप्यूटर्स है थे कि कंप्यूटर्स को भी आपको साथ साथ ऑपरेट करना पड़ता था, वो प्रोग्रामेबल नहीं थे। तो इसने प्रेजेंट किया, आइडिया प्रेजेंट किया था कि कंप्यूटर्स को प्रोग्राम भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसने कहा था कि जी कंप्यूटर के अंदर जो है वो 4 कंपोनेंट्स होंगे। एक स्टोर होगा जिसमें नंबर स्टोर किए जा सकते हैं, एक मिल होगा जिसको कि CPU कह लें, जहाँ पे एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस और कैलकुलेशंस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जाता है और कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है। फिर पंच कार्ड रीडर था इनपुट डाटा के लिए, और प्रिंटर्स थे आउटपुट के लिए इन प्रिंटेड फॉर्म। तो उस दौर में कीबोर्ड्स या जो ये जो मॉनिटर्स है ये इस्तेमाल नहीं होते थे। तो इसके लिए इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप की। और एडा बायरन जो है वो उसको कहा जाता है कि शी वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, और उसने एक प्रोग्राम लिखा था बेनॉलीज नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, और उसको कहा जाता है एडा बायरन को कहा जाता है कि शी वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर। और इसके नाम पे एक लैंग्वेज भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है एडा, इसके नाम से जो है वो डेवलप की, जैसे इसको ऑनर करने के लिए। अच्छा, उसमें क्या था कि चैलेंजेस क्या थे? अर्ली कंप्यूटर्स कैन नॉट स्टोर इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शंस आर गिवन एट द रन टाइम, दिस मेड देम टू स्लो एंड वल्नरेबल टू मिस्टेक्स। लेटर हार्डवायर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक वाज यूज्ड, ENIAC प्रोग्रामिंग वाज हार्डवायर्ड। हार्डवायर्ड का क्या मतलब होता है कि जो प्रोग्रामिंग लॉजिक होती है उसको आप सर्किट डिजाइन में जो है वो एम्बेड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं हार्डवायर्ड प्रोग्रामिंग। यानी कि आप उसका डिज़ाइन ही, सर्किट का डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। जो आप कैलकुलेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आप कोई भी पॉकेट कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के सारे जो है ना वो हार्डवर्ड प्रोग्राम होते हैं। यानी इसमें आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते,
जो ऑलरेडी इसमें जो फंक्शंस इसके अंदर बने हुए हैं वो सिर्फ आप उन्हीं को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली हार्डवायर्ड प्रोग्रामिंग की वजह से, तो ENIAC में जो हार्डवायर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो यूज़ होती है, लेकिन ये इसका नुकसान क्या है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, कि जो हार्डवायर्ड प्रोग्रामिंग है ये फ्लेक्सिबल नहीं है। तो उसमें उसकी वजह ये थी कि जब भी आपने कोई नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो आपको पूरा जो सर्किट डिज़ाइन है वो चेंज करना पड़ेगा। तो उसका सोल्यूशन ये क्या था कि सॉल्यूशंस को जो है वो उसका ये है कि इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन स्टोर करें और फिर उसके बाद क्या करें कि मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर हो और फिर वहाँ से जब कंप्यूटर काम कर रहा हो तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेके उसको जो है वो प्रोसेस करता जाए। तो इसका इसका कुछ हल इस तरह से हुआ कि मेमोरी कंप्यूटर की एक ही होती है, इसके हम दो हिस्से कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। एक हिस्सा डाटा के लिए जहाँ पे डाटा होता है और दूसरा हिस्सा जो है वो इंस्ट्रक्शन के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे CPU होता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या माइक्रो प्रोसेसर है। अब ये इसने अगर कोई डाटा लेना है तो उसको पता है कि इस हिस्से में डाटा है और इस हिस्से में इंस्ट्रक्शन है, तो इस हिस्से से वो जो भी ले, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है बाइनरी फॉर्म में होंगी। अगर आप इसको देख सकें इनसाइड कंप्यूटर तो आप देखेंगे कि सिर्फ जीरोज एंड वन के कॉम्बिनेशन होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना ये क्या है कि दिस इज ये स्प्लिट करना इनको ज़रूरी है डाटा और इंस्ट्रक्शन को, अदरवाइज तो ये मिक्सअप जो है ये हो सकते हैं। तो इसमें क्या था कि वन न्यूमैन ने एक इसका पहले भी जिक्र हुआ था कि इसने एक कंप्यूटर भी अपना डेवलप किया था। तो इसने प्रपोज किया था स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। तो उसमें उसने कहा था कि कंप्यूटर के स्टोर इंस्ट्रक्शन एज स्टोर डाटा, instructions are treated in the same way as data and are stored in memory. By creating instruction set architecture and detailing the computation as a series of instructions, the machine becomes more flexible. By treating those instructions in the same way as data, a stored program machine can change program. तो इसने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पेश किया था कि जो कंप्यूटर्स है उसके उस पे आप उसको इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि उसकी मेमोरी में ही, पहले इससे पहले कॉन्सेप्ट ये था कि मेमोरी में सिर्फ डाटा स्टोर हो सकता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर नहीं हो सकती। तो इसने कहा था कि डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर हो सकती हैं, फिर आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को चेंज भी कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को चेंज भी की जा सकती है। तो नई इंस्ट्रक्शन पुरानी इंस्ट्रक्शन की जगह पे नई इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोड कर सकते हैं। ये इसका ब्रीफ इसका था, आर्किटेक्चर इसका कह लें। ये जो दो है, ये CPU है आपका पूरा, दिस इज योर CPU। ये मेमोरी है, यहाँ पे ये मेमोरी के साथ काम करते हैं, फिर यहाँ पे ये इनपुट आउटपुट जो है इस तरह से। तो दिस इज एक्चुअली स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर। इसके अंदर चार चीज़ें जो है वो होंगी। मेमोरी होगी, ये अगर आपको याद हो कि जो हमने शुरू में पहले लेक्चर में भी हमने इसी तरह का देखा था कि उसमें हमने इस तरह से कहा था कि दिस इज योर इनपुट, और इधर हमने कहा था कि ये प्रोसेस है, और यहाँ पे हमने कहा था आउटपुट है, और इधर जो है वो हमने कहा था स्टोर है। तो ये देख लें कि ये वही चीज़ है, ये इनपुट आउटपुट होगी, ये जो है वो ये प्रोसेस हो गया, और ये मेमोरी हमारी। तो दिस इज द स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर। तो उसमें ये है कि जो आजकल के जो कंप्यूटर हैं अगर हम उनको देखें तो ये बेसिकली जो है ये बेस करते हैं चार्ल्स बाबेज के डिज़ाइन पे, लेकिन इसको इम्प्रूव किया था वन न्यूमैन ने। तो इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होते हैं वो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, और सॉफ्टवेयर जो है वो नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। तो इन दोनों में डिटेल डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं कि हार्डवेयर आर फिजिकल कंपोनेंट और जो सॉफ्टवेयर हैं दीज आर नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, इसको आप टच नहीं कर सकते। और हार्डवेयर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग फिजिकल पार्ट्स एंड मटेरियल, और जो सॉफ्टवेयर है उनको हम डेवलप करते हैं यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में लिंक जो है वो क्या है कि हार्डवेयर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर टेल द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म टास्क। तो अगर आप ये देख लेंगे दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो नेसेसरी हैं। इस तरह से अगर इंस्ट्रक्शन ना हो तो हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकते, और सॉफ्टवेयर जो है वो उनको हार्डवेयर चाहिए होते हैं ताकि हार्डवेयर के मुताबिक जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो हम डेवलप करते हैं। इसी तरह से यदि अगर हार्डवेयर डैमेज हो जाए तो हम उसको रिप्लेस करते हैं विद न्यू वन, न्यू हार्डवेयर।
अगर आपका जो है वो कोई फर्ज करेंगे अ, आपकी जो है वो अ, कोई डिवाइस जो है वो डैमेज हो गया, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको जो है वो नई डिवाइस के साथ रिप्लेस करेंगे। और सॉफ्टवेयर अगर डैमेज हो जाए तो फिर उसको हम रीइंस्टॉल करते हैं। रीइंस्टॉल का मतलब ये है कि पुरानी इंस्ट्रक्शन को ओवरराइट करके नई इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखेंगे। हार्डवेयर आर नॉट अफेक्टेड बाय वायरस और सॉफ्टवेयर आर अफेक्टेड बाय वायरस। इसकी जो रीज़न ये थी कि एक कुछ काफ़ी पुरानी बात है। उस वक्त ये कि चला एक एक बात चली कि कुछ इस तरह से होता है कि कुछ वायरस ऐसे हैं कि जो कि अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो आपका कंप्यूटर जो ब्लास्ट हो जाता है, जैसे बम की तरह फट जाता है। तो उसमें ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी ब्लास्टिंग पार्ट उसके अंदर नहीं होता, उसके अंदर कोई बारूद उसके अंदर नहीं होता कि जो फट जाता है, ऐसी चीज़ नहीं होती है। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसमें मूविंग पार्ट बहुत कम है। तो इस वजह से जो है वो ये चीज़ जो है वो मतलब नाकाबिले कबूल है कि वो ऐसे वायरस आए और वो फट जाए। हाँ, ये हो सकता है कि वायरस की वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, लेकिन ये है कि वायरस आए और वो फट जाए और उस तरह से ब्लास्ट हो जाए, जो बंदा उसके सामने बैठा हुआ है उसको नुकसान पहुंचे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो लेकिन सर ये सॉफ्टवेयर जो लेकिन सर ये हार्डवेयर को खराब तो कर सकते हैं क्या? जैसे यूएसबी रबर डकी है। नहीं, वो उससे उसको फिजिकली डैमेज तो नहीं होगा ना कोई। हम फिजिकल डैमेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वायरस है ये भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन इनका पर्पस जो है वो गलत होता है, गलत पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो ये हम ये बात करें कि फिजिकल डैमेज जो है ना नहीं होता, वो तो सिर्फ आप कह लें कि अगर आपकी यूएसबी में वायरस आ गया है तो उसका तरीका ये है कि उसको आप फॉर्मेट करें तो वायरस खत्म हो जाएगा उसमें से। दैट्स इट। नो सर, यूएसबी रबर डकी जो है वो हार्डवेयर को खराब कर देती है। कौन सी? यूएसबी रबर डकी। यार मुझे समझ नहीं लग रही आप किस चीज़ की कह रहे हो। सर एक छोटी सी डिवाइस होती है यूएसबी रबर डकी, अगर उसे हम कंप्यूटर वगैरह में लगाएं तो वो हार्डवेयर को खराब कर देती है, मतलब जल जाता है हार्डवेयर। क्या खराबी करती है, मुझे भी तो बताओ ना। मतलब सर सर्किट उसका खराब कर देती है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड वगैरह। नहीं, वो तो आप उसको आप इसके ऊपर थोड़ा सा कोई इसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखें, पानी गिरा दें या कोई कर दें, उससे भी खराब हो सकता है। वो तो अगर हार्डवेयर खराब है वो एक अलग इशू है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जो वायरस है वो बेसिकली वो प्रोग्राम्स हैं, दे आर प्रोग्राम्स। तो उसमें उसमें ये है कि वो सिर्फ प्रोग्राम को डैमेज करते हैं, सॉफ्टवेयर को आपको डैमेज करते हैं, वो आपके हार्डवेयर को डैमेज नहीं करते। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो विंडोज उनकी करप्ट होगी तो फिर वो नई विंडोज इंस्टॉल कर लेते हैं, यही होता है उसका। करप्ट होने का मतलब ये है क्योंकि वायरस आ गया, उसने कोई इंस्ट्रक्शन चेंज कर दी। तो बाकी ये कि अगर आप ये है कि कोई अगर आप फॉल्टी हार्डवेयर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका मसला है कि आपने कोई ऐसा हार्डवेयर यूज किया है कि जो शॉर्ट सर्किट था या उसमें इस तरह का कोई मसला था। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो मदरबोर्ड भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। मुझे एक याद है कि वो मेरे पास एक दफ़ा एक मेरा दोस्त था, तो वो हार्लोट से जो है वो एक रैम ले आया, कहते हैं बड़ी सस्ती मिल रही है। वो ले आया, उसने जैसे ही हार्ड मदरबोर्ड पे लगाई, मदरबोर्ड जो है वो जल गया वो। तो उसकी वजह ये थी कि उसमें उसमें कोई फॉल्ट था उसमें। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वायरस आता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे वायरस अभी हैं, तो वो वायरस से जो है वो आपके कंप्यूटर में, जिस तरह से मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर बताया कि ये नहीं होगा कि कंप्यूटर आपका ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। उसमें डैमेज कोई हो सकता है, उसमें कोई उसका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, कोई डाटा आपका डिलीट हो सकता है, या वो हैक करके आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये कि ये नहीं हो सकता कि वो आपका जो है ना वो हार्डवेयर को डैमेज कर देगी, उसको डिसेबल, उसको जो है ना वो कर देगा, आपका कीबोर्ड जो है उसमें जो कीज है उसको उसको जो है ना वो खराब कर दे, फिजिकली डैमेज कर दे उनको। ऐसे पॉसिबल नहीं है। जब वायरस का कंट्रोल खत्म होगा तो आपका कंप्यूटर नॉर्मली काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि हार्डवेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम प्लेस टू अदर। तो ये आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और यूजर कैन नॉट मेक ए कॉपी ऑफ हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर की कॉपीज जो है वो बनाई जा सकती हैं। तो उसको आप कॉपी करते कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी कॉपी कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, यूएसबी वगैरह पे किसी
स्टोरेज डिवाइस पे भी आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है हम डिजिटल क्लासेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक, कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो बेटा वो आप पूछ सकते हैं। हाउस इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस।